गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। अगर कोई पॉइंट दे रखा है, कोई पॉइंट अगर z0 या z कुछ भी दे रखा है, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि वो जो कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, ओके, और साथ में उसके जो नेबरहुड पॉइंट हैं उस पर भी डिफरेंशिएबल हो। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz is said to be analytic at a point z0 if condition है, if it is not only differentiable at z0 but also differentiable in the neighborhood point, neighborhood points of z0। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ये हम बनाए यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी z, ओके, और रियल ऑफ z, इमेजिनरी z और रियल z। तो यहाँ पे एक पॉइंट कोई होगा z0, ओके, तो वो क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जो फंक्शन दे रखा है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और इसके जो आसपास के पॉइंट हैं, इसके नेबरहुड पॉइंट्स हैं z0 के, वहाँ पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो एनालिटिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं वो, तो उसके लिए सबसे इजी होता है इस तरीके से सर्किल बनाकर याद करना उसको। एनालिटिसिटी ओके, उसके बाद एक सर्किल और बनाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, ओके, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद एक सर्किल और बनेगा, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद एक और सर्कल है, इसमें क्या होगा हमारा, लिमिट।
लिमिट। ये जो सर्कल अभी है इससे क्या है कि बहुत आसानी हो जाती है रिलेट करने का एनालिटिसिटी, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट के बारे में। अगर जैसे कि एनालिटिसिटी है, उसके लिए अगर कोई पॉइंट, कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, ओके, तो वो डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूटी भी सेटिस्फाई करेगा। अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबिलिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट को भी, तीनों को सेटिस्फाई करेगा अगर एनालिटिक है। इसीलिए सीक्वेंस हमें याद रखना है। सबसे पहले एनालिटिसिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, कॉन्टिन्यूटी है, उसके बाद लिमिट है। तो अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, कॉन्टिन्यूटी को भी सेटिस्फाई करेगा और लिमिट को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि एनालिटिक वो हो ही, है कि नहीं? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक की उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट कॉन्टिन्यूटी की उसकी और लिमिट की गारंटी है। जो उसके अंदर वाले में होंगे वो जो है वो सेटिस्फाई होंगे और बाहर वाले सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी के लिए भी है, इसी तरीके से लिमिट के लिए भी है। एनालिटिक अगर है तो वो ऑब्वियस है कि डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूटी भी होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी है उसके लिए, बट एनालिटिक के लिए हम चेक करेंगे, बट ऐसे डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। अगर डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक होगा या नहीं होगा वो हम चेक करके बताएंगे, बट ऐसे कह नहीं सकते। बट अगर एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूटी ये हमेशा फॉलो करेगा। तो इसको हमें याद रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम एनालिटिक किस किस तरीके से हम चेक करेंगे वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। कैसे हम फंक्शन को बताएंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन है, तो उसके लिए है कि कॉची रेमन्स थ्योरम है। कॉची रेमन्स थ्योरम के थ्रू हम बताते हैं एनालिटिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉची रेमन्स के लिए। द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f z equal to u of x y plus i of v एक्स वाई, ये फंक्शन है, ओके। ये फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल कंडीशन देखना है। इज डिफरेंशिएबल if it satisfies the following two conditions, ओके, ऑफ कॉची रेमन्स की, कॉची रेमन्स थ्योरम। कॉची रीमन थ्योरम, ओके। कॉची रीमन थ्योरम की दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऊपर इरेज करके फिर हम देखते हैं किस किस तरीके से, और फिर इसी को हम एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करते हैं वो हम देखेंगे। ये सर्किल, ये जो हम अभी डिस्कस किया है इसको याद रखना है, ओके। तो इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। और फिर अब हम दो कंडीशंस देखेंगे, वो दो कंडीशंस क्या क्या होंगी इसको सेटिस्फाई करने के डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसके। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस क्या है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, ओके, यू वाई इक्वल टू
माइनस वी एक्स, ये हमारा कहलाता है कॉची रेमन थियरम। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये कॉची रीमन थियरम के लिए है। यू एक्स यू वाई वी वाई आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक्चुअली यू एक्स और ये जो यू वाई है वी एक्स वी वाई एक्चुअली है क्या, ये जो फंक्शन है हमारा, इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू एक्स आएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू वाई आएगा। उसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स हमारा ये जो है इमेजिनरी वाला पार्ट, उसको v को अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी एक्स आएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी वाई आएगा, और ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने चाहिए। ओके, ये सेटिस्फेक्शन के लिए, डिफरेंशिएबल के लिए। अब क्या है कि हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो एफ जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब क्या है कि जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह u प्लस आई बी हम लिख सकते हैं जेड की जगह। ओके, और यहाँ पे ये फंक्शन हमारा जो है u प्लस आई बी के फॉर्म में। उसके बाद क्या है कि z को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने बताया था अभी, z को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फंक्शन हमारा क्या है, एक इसका रियल पार्ट है और एक क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। फंक्शन u प्लस आई बी के फॉर्म में ये फंक्शन, अगर इसको हम ब्रेक करें, x प्लस आई वाई का जो होल स्क्वायर है उसको हम ब्रेक करें, कभी भी फंक्शन जो है हमेशा कॉची रीमन्स केस में u प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम ब्रेक करें एक्स स्क्वायर, ओके, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 2x आई 2x वाई, ये होगा और एक ये हो जाएगा। क्लियर है? तो u प्लस आई बी इक्वल टू ये फंक्शन प्लस आई, तो ये u से कंपेयर करेंगे और ये वाला b से, क्योंकि i के साथ i होगा और रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या है 2xy। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब क्या है कि हमें ux vy हमें फाइंड करना है। तो ux हमें फाइंड करना है, तो ux फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ux निकल जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। ओके, उसके बाद क्या है, इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें vx, तो ये क्या आएगा 2y आएगा। ओके, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें -2y आएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें 2x आएगा। ओके, अब क्या है, एक सीक्वेंस में हम इस तरीके से ux इक्वल टू वी वाई, यहाँ पे ux और वी वाई सेम आ रहे हैं, ux और वी वाई सेम आ रहे हैं। उसके बाद यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये अपोजिट साइन के साथ है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेम कॉची रीमन्स फॉलो कर रहा है। ओके,
इसको मतलब एक सीक्वेंस में कई बार क्या होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये कन्फ्यूज़न कर देता है कि कौन किसके इक्वल था, कौन माइनस साइन में था। तो इसके लिए एक सबसे सिंपल तरीका है, यू एक्स लिखेंगे, यू वाई लिखेंगे, वी एक्स लिखेंगे, वी वाई लिखेंगे। पहले रियल वाला उसके बाद इमेजिनरी, रियल वाला एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इमेजिनरी का रियल और उस तरीके से लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट करके। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला आपस में इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड वाले आपस में इक्वल, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई इस तरीके से लिखना है। रियल वाला पहला जो रियल पार्ट था उसको एक्स वाई के डिफ्रेंशिएट करके लिख लेंगे, उसके बाद जो इमेजरी पार्ट था उसको भी एक्स वाई डिफ्रेंशिएट करके लिख लेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाले हैं आपस में इक्वल होने चाहिए और ये वाले जो पार्ट हैं ये आपस में माइनस साइन के साथ एक दूसरे से रहने चाहिए। ये याद रहेगा तो फिर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहला तो कॉची रीमन्स थ्योरम ये जो हमारा सेटिस्फाई हो गया है। ओके, उसके बाद क्या है, ये जो हमारा x और y है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, x और y हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसलिए क्या है कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कॉची रीमन्स इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, इक्वेशन आर satisfied at all points। ओके, ये हमारा क्या है कि यू एक्स और वी वाई इक्वल है और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स है। ओके, और ये जो हमारे यू एक्स यू वाई और वी एक्स वी वाई ये जितने आए हैं हमारे पास ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस हैं। एक्चुअली एक्स क्या है, एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, उसी तरीके से वाई क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बट स्लोप इसके नेगेटिव है, इन तीनों के स्लोप पॉजिटिव है, इनके स्लोप नेगेटिव है और ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसलिए ये कॉची रीमन्स को सारे पॉइंट्स पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा, ये जो फंक्शन एफ जेड था, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, ये क्या है, एनालिटिक है, इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स। कभी भी एनालिटिक फंक्शन चेक करना है तो कॉची रीमन्स की ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। ये क्या है कि कई बार यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स ये कन्फ्यूज़न कर देता है, कौन किसके इक्वल है, कौन माइनस वाले में है। यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आउटसाइड वाले इक्वल और जो इनर में है वो आपस में निगेटिव साइन के साथ रहेंगे। और ये तो पॉइंट याद रहेगा, ये सारे पॉइंट जो हैं कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो चेक कर लेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ये पॉइंट्स चेक कर लेंगे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, अगर हैं तो एनालिटिक है, अगर नहीं है तो एनालिटिक फिर फंक्शन नहीं है। इस तरीके से चेक कर लेंगे एनालिटिक के बारे में। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।